गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था, उसकी क्या क्या कंडीशंस थी। आज हम देखेंगे कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा हो गया, उसकी क्या हालत हो गई है। फर्स्ट है इसमें डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। एज वी ऑल नो कि हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो वर्ल्ड वाइड फेमस थी। हम लोग अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के लिए पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस थे। सो ब्रिटिशर्स का फर्स्ट मोटिव क्या था कि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना, उसे बंद करवा देना। उसके लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आए। इसे और क्या नाम दिया उन्होंने, टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब यहाँ टू फोल्ड का मतलब क्या था, उनके दो मोटिव थे। ठीक है, फर्स्ट मोटिव क्या था, कन्वर्ट इंडिया इनटू अ रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटेन। इंडिया को ब्रिटेन के रॉ मटेरियल के लिए कन्वर्ट करना, मतलब ब्रिटेन में जो रॉ मटेरियल जाएगा वो इंडिया से जाएगा, बट सिर्फ रॉ मटेरियल ही जाएगा, इंडिया कोई भी फिनिश्ड गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। और सेकंड मोटिव क्या था कि हमारा जो इंडियन मार्केट है वो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स के लिए यूज करे, मतलब इंडियन मार्केट में सिर्फ ब्रिटिश प्रोडक्ट ही बेचे जाएं ज्यादा से ज्यादा, और इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत ही कम बेचे जाएं। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी क्या थी, ऐसी पॉलिसी जो उन्होंने सिर्फ ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए लगाई थी। इसमें फर्स्ट क्या था, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। इंडिया से जितना भी ब्रिटेन में रॉ मटेरियल जाएगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। एंड टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया, और ब्रिटेन से इंडिया में जो प्रोडक्ट्स आएंगे उन पे भी कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, हमने 500 का कोई रॉ मटेरियल इंडिया से ब्रिटेन में भेजा, इस रॉ मटेरियल को यूज करके उन्होंने 10,000 का फिनिश प्रोडक्ट्स बना के इंडिया में इंपोर्ट किए। अब हमने 500 का रॉ मटेरियल भेजा और 10,000 का फिनिश प्रोडक्ट बनकर आया। अब हमें ये 10,000 का फिनिश प्रोडक्ट परचेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे इंडियन मार्केट में इस तरीके के प्रोडक्ट्स नहीं बनाए जाते थे, इसीलिए हम मजबूर थे, हमें मजबूरी में उन्हें परचेज करना ही पड़ता था। तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो टूट रही थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास ना तो इंपोर्ट ड्यूटी आ रही थी और ना ही एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो सरकार के पास कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा। थर्ड, उन्होंने क्या किया, हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे उस पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाया, मतलब डबल ही टैक्स लगा देते थे। अगर कोई चीज 5,000 की है तो उस पे 100% नहीं 200% टैक्स लगाते थे। तो जब वो चीज फॉरेन मार्केट में जाती थी वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती थी और वहां के लोग उसे परचेज नहीं करना चाहते थे। वहां के जो राजा थे, जो बहुत रिच पीपल थे, सिर्फ वही वो चीजों को अफोर्ड कर पाते थे। वो भी क्यों? क्योंकि वो उनकी एक प्राइड थी, वो सिर्फ दिखावे के लिए उसे पहनते थे कि हम इतने एक्सपेंसिव चीजें पहन रहे हैं, जैसे कि आईफोन हो गया, डायमंड हो गया, लोग उनका शो ऑफ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो महंगी आती है, हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए सिर्फ वही लोग लेते थे। तो इससे हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट था वो भी खत्म होता जा रहा था, क्योंकि हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे थे इतने टैक्सेस के साथ में। नेक्स्ट है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। जो ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट्स थे वो सारे मशीन से बनाए जाते थे, और हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स हाथों से बनाते थे, हम लोग मैनुअल वर्क करते थे। तो जो ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट थे वो चीप भी थे, उनकी क्वालिटी भी अच्छी थी और वो जल्दी बन जाते थे। वहीं इंडियन प्रोडक्ट्स कॉस्टली भी होते थे और उन्हें बनने में बहुत टाइम लगता था। अगर कोई ट्रेंड आया है तो हम उस ट्रेंड को फॉलो ही नहीं कर पाते थे। लाइक
फुल स्लीव्स की टी शर्ट का ट्रेंड आया। जब तक हम वो फुल स्लीव्स की टी शर्ट बनाते तब तक वो ट्रेंड चला जाता, और ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट तो मशीनों से बनते थे, तो वो जल्दी से उन प्रोडक्ट्स को यहाँ भेज देते थे बना के, और वही प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में बिकना स्टार्ट हो जाते थे। वहीं जो हमारे प्रोडक्ट थे, जब तक हम उस ट्रेंड को फॉलो करते वो ट्रेंड चल जाता, और तब तक हाफ स्लीव्स की टी शर्ट का ट्रेंड आ जाता, फिर हम उसे बनाने लग जाते और वो ट्रेंड भी चला जाता। इसीलिए हम ब्रिटिशर्स के जो मार्केट था उससे कंपीट नहीं कर पा रहे थे, उनके प्रोडक्ट से कंपीट नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री कौन सी होती है? जिसमें मशीन्स वगैरह बनाई जाती हैं। तो हमारे इंडिया में इस तरीके की इंडस्ट्रीज ही नहीं थी। अब जब हमारे पास ऐसी इंडस्ट्रीज ही नहीं है कि हम मशीन्स बना सके, तो हम मशीन में प्रोडक्ट भी नहीं बना पाते थे। तो इस टाइप की इंडस्ट्रीज की उस टाइम पे बहुत कमी थी। नेक्स्ट, चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड। हमारे यहाँ के जो कस्टमर्स की डिमांड थी वो चेंज हो रही थी ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि ब्रिटिशर्स वेस्टर्न क्लोथ्स पहनते थे तो इंडियंस भी उनको फॉलो करने लग गए थे, वो भी वेस्टर्न क्लोथ्स पहनने लग गए थे। वो उन्होंने अपना इंडियन ट्रेडिशन वो लोग भूलते जा रहे थे, वो वेस्टर्न की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। तो इससे जो हमारा इंडियन ट्रेडिशन था, हमारे इंडियन क्लोथ से वो चल नहीं पा रहे थे मार्केट में, उन्हें कोई परचेज नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि इंडियंस भी वेस्टर्न क्लोथ्स ही पहन रहे थे। अब वापस हमारे इंडियन क्लोथ का ट्रेंड आने लग गया है, बट उस टाइम पे वेस्टर्न का ट्रेंड था। नेक्स्ट, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रेलवेज। रेलवेज हमारे लिए आज तो बहुत बेनिफिशियल है, बट उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स ये रेलवेज लेके आए थे वो सिर्फ खुद के बेनिफिट के लिए लेके आए थे। वो रेलवेज क्यों लाए थे? ताकि वो इजीली इंडिया से ब्रिटेन में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सके, ताकि उनके प्रोडक्ट जल्दी बेचे जा सके। वहीं जो इंडियंस थे उन्हें रेलवेज को यूज नहीं लेने दिया जाता था। इंडियंस तब भी वो बुलक कार्ट, बैलगाड़ी वगैरह जो होती थी उसी से अपने प्रोडक्ट्स को बेचते थे। तो वो उससे जाते तब तक उन्हें तो इतने दिन लग जाते थे, और वहीं ब्रिटिशर्स के जो प्रोडक्ट थे वो रेलवेज के थ्रू जल्दी से आ जाते थे मार्केट में, और उन्हीं का मार्केट होता जा रहा था। तो वो ब्रिटिशर्स यही तो चाहते थे कि वो इंडियन मार्केट को कवर कर लें, पूरा इंडियन की इकोनॉमी को वो तोड़ना चाहते थे, और वो उन्होंने यही किया। सारी चीजें वो सिर्फ खुद के बेनिफिट्स के लिए लेकर आए थे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इंडस्ट्रियल सेक्टर।